हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लिटरेरी डिवाइसेस की सीरीज में आप सबका स्वागत है। हम लोग पहले लिटरेरी डिवाइसेस के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पे हम लोग ने पहले पार्ट में ए अल्फ़ाबेट से सारे लिटरेरी डिवाइसेस देखे। देन सेकंड वीडियो में हम लोग ने ए से लिटरेरी डिवाइसेस के साथ साथ लिटरेचर में आने वाले बहुत कॉमन एंड रिपीटेड टर्म्स को देखा। इस वीडियो में भी हम लोग कुछ वैसा ही करने वाले हैं। अल्फ़ाबेट बी से हम लोग ना सिर्फ लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे बट लिटरेचर में बहुत सारे आने वाले कॉमन टर्म्स को भी देखेंगे, जो लिटरेचर में आते तो हैं लेकिन आप कभी भी जाके सेपरेटली उनको सर्च नहीं करते। इस वीडियो में आपके वो सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। नाउ आवर फर्स्ट लिटरेरी एलिमेंट इज बैथोस। बैथोस एक ऐसा लिटरेरी एलिमेंट होता है विच इज बेसिकली यूज्ड इन आवर ड्रामा और एनी स्टोरी जहां पे माहौल बहुत गर्म हो चुका है, लोग रो रहे हैं या फिर एक बहुत ही ट्रेजेडिक इन्वायरमेंट है, एंड आप सडनली देखते होगे कि कोई ऐसे सीरियस लाइन बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल देता है जो एक कॉमेडिक या फिर एक लाइट इफेक्ट क्रिएट कर देता है। उसी कॉमेडिक या सडन ट्रांजिशन को हम लोग बैथोस बोलते हैं, जो एक ट्रेजेडिक या एक हैवी मूवमेंट में एक थोड़ा सा ह्यूमरिस्टिक और कॉमेडिक स्टाइल को लेकर आ जाता है। आइए हम लोग समझते हैं। बैथोस इन लिटरेचर इज एन अब्रप्ट ट्रांजिशन इन द डायलॉग ऑफ द राइटर। ये आपको स्पेशली दिखाई देता है जब एक राइटर सीरियस बात करते करते अचानक एक ट्रांजिशन और टर्न ले लेता है और एक ऐसी बात बोल देता है जिससे सारे कैरेक्टर्स हंसने लगते हैं और माहौल थोड़ा सा कॉमेडिक हो जाता है। ओके, सो बैथोस इज ह्यूमर दैट कम्स फ्रॉम सडन चेंज ऑफ टोन। अब आपने बैथोस और पैथोस नाम भी सुना होगा, आप इसको कंफ्यूज ना करें और इस बात से समझ जाएं कि अगर आपके ऑडियंस रो रही है और बहुत हैवी माहौल है तो वो पैथोस होता है, और अगर आपकी ऑडियंस सडनली हंसने लगती है और बहुत ही लाइट माहौल होता है तो उसको हम लोग बैथोस बोलते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे कि एक हस्बैंड है एंड उसकी नियर डेथ होने वाली है। देखिए, ही स्पेंट हिज फाइनल आवर ऑफ लाइफ डूइंग व्हाट ही लव्ड मोस्ट, आर्ग्यूइंग विथ हिज वाइफ। आप देख पा रहे होंगे कि एक हस्बैंड जिसकी डेथ होने वाली है, उसका सीन इस तरीके से दिखाया है कि वो अपनी जिंदगी का आखिरी मोमेंट बिता रहा है, और क्या करते हुए, जो उसको सबसे ज्यादा पसंद है, और उसको क्या पसंद है, अपनी वाइफ से लड़ाई करना। तो आप देख पा रहे होंगे कि सडनली एक हैवी बात करते करते या ड्रामेटिक बात करते करते एक टर्न आ जाना जिससे कॉमेडिक इफेक्ट आ जाए, उसको हम लोग बैथोस कहते हैं। अब हमारा ये जो बैथोस टर्म है, ये किसने कॉइन किया है? हमारे अलेक्जेंडर पोप ने। इन्होंने ना सिर्फ इस टर्म को कॉइन किया बट सबसे पहले इसको अपनी फेमस पोएम द रेप ऑफ द लॉक में यूज भी किया। आपने देखा होगा कि रेप ऑफ द लॉक एक तरीके का सटायर है ऑन द एलाइटिस्ट कल्चर, कि वो किस तरीके से छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बतंगड़ बना लेते हैं और उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो ये सटायर इन्होंने यूज किया है और इस पूरी पोएम में इन्होंने बार बार बैथोस का यूज किया है। एग्जाम्पल, नॉट लाउडर श्रीक्स टू पिटिंग हेवन आर कास्ट when husbands और when lap dogs breathe their last। कहने का मतलब है कि वुमेन को सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब उनके हस्बैंड्स या फिर उनके लैप डॉग्स मरने वाले होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इतनी सीरियस बात को इन्होंने किस तरीके से बोल दिया और हस्बैंड को लैप डॉग से कंपेयर किया हुआ है। सो दिस इज समथिंग वेरी कॉमेडिक। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग अप नेक्स्ट वी हैव बर्लेस्क्यू। अब बैथोस से ही मिलता जुलता आपका बर्लेस्क्यू है। चेंज बस इतना है कि बैथोस के केस में आप एक लाइन, एक हैवी लाइन को बोलते बोलते अचानक से एक ट्रांजिशन, सडन ट्रांजिशन करते हो। वेयर एज बर्लेस्क्यू आपका क्या है? किसी भी एक ऐसी ड्रामेटिक मूवी या ड्रामेटिक प्लॉट की एक पैरोडी है। बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है, आप सबने देवदास की मूवी देखी होगी। देवदास में इतने हैवी ड्रामेटिक रोने वाले सीन्स होते हैं, उसको उसकी जो आजकल के कॉमेडिक पीपल हैं या कॉमेडियंस हैं उसकी पैरोडी कर लेते हैं, पारो पारो कह के, या बहुत उस पर कॉमिक्स बने हैं, उसको हम लोग कहते हैं बर्लेस्क्यू। तो बैथोस के केस में किसी की मिमिक्री या पैरोडी नहीं की जाती है, लेकिन बर्लेस्क्यू के केस में आप किसी इंपॉर्टेंट वर्क या किसी ड्रामेटिक वर्क की एक बहुत ही लाइटेड कॉमेडी मिमिक करते हैं। ओके, Burlesque is a style in literature and drama that mocks or imitates a subject by representing it in a ironic or a ludicrous way, in resulting in comedy. Okay, as I already told you, ये आप example देख सकते हैं, roses are red, violets are blue, sugar is sweet and so are you। इस बात को देखिए कितने dramatic effect से बोला गया है। अब इसी की अगर आप parody बना दोगे और कॉमेडी की तरीके से बोलोगे तो कैसे बोलोगे? Roses prick your fingers, violets make you sneeze,
शुगर फिल्स योर वेन विद फैट, इट्स बेस्ट यू स्टिक विद पीस। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस चीज की कैसे एक कॉमेडिक पैरोडी, एक ह्यूमरिस्टिक स्टाइल इस चीज के अंदर आ गई, उसको हम लोग बर्लेस्क बोलते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी हैव बीस्ट फेबल। अब हम लोग जब अपनी लिटरेरी डिवाइसेस का पहला वीडियो देख रहे थे, वी सॉ अबाउट एलिगरी, जो एक ऐसी स्टोरी होती है जो तल पे कुछ और होती है और उसका इन डेप्थ एक मैसेज और मीनिंग कुछ और होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। बीस्ट फेबल भी एक एलेगोरिकल ही स्टोरी होती है, बस डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बीस्ट, दैट इज ऑल एनिमल्स होते हैं। इन बेसिकली प्लॉट्स या फिर इन मूवीज में आप देखेंगे जो एनिमल्स होते हैं वो उनके अंदर इंसानी कैरेक्टर्स या इंसानी बिहेवियर आ जाता है और पूरी एक स्टोरी और प्लॉट चलता है और एंड तक ह्यूमंस के लिए, हम लोग के लिए एक मैसेज आ जाता है जिसको हम लोग बीस्ट फेबल बोलते हैं। ओके, सो योर बीस्ट फेबल और a beast epic is usually a short story or a poem with animals talk, is a traditional form of allegorical writing. It is a type of fable in which human behavior or weaknesses are subject to scrutiny by reflection into an animal kingdom. जॉर्ज ऑरवेल का ये फेमस वर्क एनिमल फार्म, जहाँ पे सोशो पॉलिटिकल इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना ज़्यादा और कितना सटल वे में दिखाया गया है आप सबने पढ़ा होगा। तो बीस्ट फेबल आपकी एक ऐसी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी या कहानी है जहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं इंसानी बिहेवियर को दिखाते हैं और हम लोग को एक मैसेज देते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव बिल्डिंग्स रोमन। नाउ इफ यू आर एन ओल्ड व्यूअर और अ सब्सक्राइबर ऑफ माइन, आपने मेरी बहुत ही पहले आई हुई एक शॉर्ट जरूर देखी होगी वेयर आई मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन बिल्डिंग्स रोमन नॉवल एंड कुंसले रोमन नॉवल। हमारी जो बिल्डिंग्स रोमन नॉवल होती है इज बेसिकली नोन बाय मेनी नेम्स, नॉवल ऑफ एजुकेशन, नॉवल ऑफ फॉर्मेशन एंड कमिंग ऑफ एज ऑफ नॉवल। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी जो नॉवेल्स होती हैं उसको इस जॉनरा में डाला जाता है, इसलिए क्योंकि जो मेन कैरेक्टर होता है, प्रोटैगनिस्ट आपकी उन स्टोरीज का, उसकी एक बचपने से लेके अडल्टहुड तक की जो पूरी जर्नी दिखाई जाती है, जिसमें वो ना सिर्फ मॉरली बट साइकोलॉजिकली भी कैसे अपने आप को बिल्ड करता है, उसका कैरेक्टर कैसे बिल्ड होता है, वो सब कुछ इस पूरी मूवी या इस स्टोरी में दिखाया जाता है। इसीलिए इसको बिल्डिंग्स रोमन नॉवल बोलते हैं, जो जहाँ पे एक आपके कैरेक्टर का जो अंदर कैरेक्टर होता है या मॉरल एजुकेशन होती है वो बिल्ड होती है। ओके, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आई ऑलवेज गिव यू इज हैरी पॉटर सीरीज। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको नहीं पता होगा। अनदर एग्जाम्पल आई फाउंड आउट वाज योर फॉरेस्ट गंप, जिसपे जो कंट्रोवर्शियल मूवी हमारी बनी है लाल सिंह चड्ढा की, इसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। अगर आपने मूवी देखी होगी तो, आई हैवंट सीन बट आई हैव ब्रॉट दिस एज एन एग्जाम्पल कि ये बिल्डिंग्स रोमन नॉवल है कि उसमें एक बच्चे के नो वेयर बैकग्राउंड से लेके उसके बड़े होने तक की पूरी कहानी दिखाई गई है और किस तरीके से वो अपने आप को बिल्ड करता है ये दिखाया गया है। तो आप इसको बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल समझ सकते हैं अपनी बिल्डिंग्स रोमन नॉवल का। हमारे लिटरेचर के एग्जाम्पल्स हैं चार्ल्स डिकेंस की। मोस्ट ऑफ द जो नॉवेल्स होती हैं वो आपकी बिल्डिंग्स रोमन होती है, जहाँ पे वो एक ना एक बेचारा कैरेक्टर पकड़ते हैं, एक बेचारा बच्चा लेके आते हैं और उसकी पूरी जिंदगी दिखाते हैं अडल्टहुड तक की, कि किस तरीके से उसने परेशानियों का सामना किया और फिर उसकी जो आज इमेज या आइडेंटिटी है वो क्या है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि ये जो आपकी नॉवल होती है साइकोलॉजिकल एंड मॉरल ग्रोथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम यूथ टू अडल्टहुड। कुंसले रोमन में क्या होता है कि वो ऑलरेडी जो एक आपका जो कैरेक्टर होता है यंग हो चुका होता है, अपनी आर्टिस्टिक आइडेंटिटी को वो सर्च करता है, वो कुंसले रोमन में आता है। यहाँ पे हम लोग एक बच्चे को देखते हैं अडल्टहुड तक। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अप वी हैव बायोग्राफी। अब आप अगर हमारी ये लिटरेरी डिवाइसेस की सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब ए अल्फाबेट आया था हम लोग ने ऑटोबायोग्राफी को देखा था, विच आई टोल्ड यू कि एक इंसान की अपनी आत्मकथा होती है जो वो खुद लिखता है। वेयर एज इन कॉन्ट्रास्ट आपका ये जो बायोग्राफी है, किसी के जीवन की कथा कोई और लिखता है, उसको हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑटोबायोग्राफी में आपको रियल एक्सपीरियंस मिल पाएगा जो वो इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में आप तक पहुंचाना चाहता है। वेयर एज बायोग्राफी में बायोग्राफी लिखने वाले इंसान का भी पर्सपेक्टिव उसमें जुड़ जाता है। ओके, सो बायोग्राफी इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ
अबाउट समवंस लाइफ, ठीक है। आपकी जो बायोग्राफी होती है वो एक इंसान के इवेंट्स, फैक्ट्स, एजुकेशन, उसके क्या एक्सपीरियंस और इवेंट्स रहे जीवन के, उसके बारे में आपका बायोग्राफर बताता है। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव बिब्लियोग्राफी। अब बायोग्राफी के तुरंत बाद आता है बिब्लियोग्राफी। कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगेन हमारे पिछले वीडियो में हम लोग ने APA साइटेशन की बात की थी, जिससे हमको याद आता है कि आई हैव अपलोडेड द वीडियो ऑफ MLA एंड APA। मोस्ट अवेटेड टॉपिक ये था क्योंकि इस पे आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलता है और क्वेश्चंस इसमें से बहुत सारे आते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो डू गो एंड वॉच APA MLA in Chicago style of citation which I have put along with questions, तो ज़रूर जाके देखिएगा। Now हमारे पिछले वीडियो में I already gave you an example कि हम लोग जब छोटे थे, हम लोग प्रोजेक्ट्स लिखते थे स्कूल टाइम पे, तो हमारे टीचर्स हम लोग को बिब्लियोग्राफी कहते थे लिखने को, जो बेसिकली लिस्ट ऑफ सोर्सेज होता था जहाँ से हम लोग ने अपने कंटेंट या प्रोजेक्ट को तैयार किया है। बिब्लियोग्राफी हम लोग उसी चीज़ को कहते हैं कि किसी वर्क के एंड में आप सारे साइटेशंस या रेफरेंस यूज करते हो, एक लिस्ट प्रोवाइड करते हो उन सारे वर्क्स का जो आपने अपने वर्क में यूज किए हैं। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव कॉमेडी। अब आप सबने बहुत सारी कॉमेडी के फॉर्म्स देखे होंगे, लेकिन ब्लैक कॉमेडी का नाम सुना होगा, कुछ बच्चों को पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता था वो आज क्लियर हो जाएगा। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ कॉमेडी होता है जो जानबूझ के ऐसे टॉपिक्स को उठाता है लोगों के सामने कॉमेडिक वे में दिखाने के लिए जिन पर बात करना एक टैबू माना जाता है, उसको सोसाइटी ओपनली बात करना अच्छा नहीं समझती है, या फिर वो किसी के जीवन का कोई सीरियस पेनफुल इंसिडेंट या कुछ ऐसा जो सोसाइटी बात नहीं करेगी या फिर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से सामने नहीं आने दिया जाता है, वो सारे टॉपिक्स को लोग उठाते हैं और कॉमेडी और सटायर के फॉर्म में आपके सामने लेके आते हैं। ठीक है, ब्लैक कॉमेडी इज अ जॉनरा ऑफ कॉमेडी विच ब्रिंग्स ह्यूमर ऑन अ सब्जेक्ट मैटर दैट इज जनरली कंसिडर्ड taboo or is serious or painful to discuss. Okay, also known by the name dark humor or morbid humor. अब आपका ये जो टर्म है सबसे पहले दिया था आपके एंड्रे ब्रिटॉन, जो आपके सरलिस्ट थ्योरिस्ट थे, और ये उन्होंने कब टर्म कॉइन किया था? जॉनथन स्विफ्ट के वर्क्स को पढ़ के इनको ब्लैक कॉमेडी का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब जॉनथन स्विफ्ट क्यों? अगर आपने जॉनथन स्विफ्ट को पढ़ा है तो आपको इनका वर्क पता होगा, डायरेक्शंस टू सर्वेंट या फिर मॉडेस्ट प्रपोजल, जो बहुत फेमस है। उस टाइम की गरीबी और गरीब इंसान के ऊपर जो कोई बात नहीं कर रहा था, या फिर पॉलिटिकल पीपल तो बिल्कुल बात नहीं करते हैं, उन पे इन्होंने एक सटायर लिखा था कि गरीब इंसानों को पैसे कमाने के लिए अपने बच्चों को बेच देना चाहिए, और वो बच्चे कौन खरीदेगा? जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं, वो उन बच्चों का मीट बनाएंगे और उनको खाएंगे। आप समझ पा रहे हैं कि एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक इन्होंने उठाया और इन्होंने इनको लिखा। हेंस दिस ब्लैक कॉमेडी इज नोन एज सच काइंड ऑफ कॉमेडी जो सेंसिटिव टॉपिक्स पे एक ह्यूमरस वे में बात करता है। आजकल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ भी बन रही हैं जो हम लोग को एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं और ऐसे टॉपिक्स उठा रही हैं जिन पे सोसाइटी ओपनली बात नहीं करती हैं, जैसे कि लिपस्टिक अंडर माई बुरखा। ये एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी है जो फीमेल सेक्सुअलिटी के ऊपर बात करती है। फीमेल सेक्सुअलिटी आज की डेट में एक ऐसा टॉपिक माना जाता है जिस पे सोसाइटी ज़्यादा बात नहीं करती या उसको टैबू और गलत समझती है कि अब फीमेल कैन नॉट फील सेक्सुअल या उसकी प्लेजर्स नहीं हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो इस टॉपिक पे कॉमेडिक वे में इस मूवी में दिखाया गया है ये सब्जेक्ट। एंड देन आपकी काला कंडी, ये भी एक बहुत ही सटायर एंड कॉमेडिक टाइप की सैफ अली खान की मूवी है जिसमें एक बहुत ही सीरियस कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। देन हम लोग आते हैं ब्लैंक वर्स के ऊपर। अब आपने ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, ये सब बहुत बार अपनी पोएम्स में सुना होगा जब आप राइटर्स के वर्क्स को पढ़ते होगे, लेकिन आपने कभी सर्च नहीं किया होगा। तो ब्लैंक वर्स बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हो, इसको सुनिएगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब आप देख पा रहे हो स्टार और आर के बीच में एक रिदमिक, एक म्यूजिकल इफेक्ट आ रहा है। तो ये आपका जो रिदमिक इफेक्ट है आपके ब्लैंक वर्स वाली पोएम्स में आपको देखने को नहीं मिलता है। नाउ अगर आप एक लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि एक पोएम आपकी राइम प्लस रिदम और आपका मीटर के साथ बनी होती है। तो
आपका राइम और रिदम क्या करता है, एक पोयम को म्यूजिकल क्वालिटी देता है। ओके, ये म्यूजिकल नोट है, वैसा नहीं है, म्यूजिकल क्वालिटी देता है, जैसा हमने एग्जांपल दिया। तो ब्लैंक वर्स में, विच इज़ वेरी फेमस फॉर्म ऑफ राइटिंग, कि आप किसी पोयम या किसी टेक्स्ट में एक म्यूजिकल इफेक्ट नहीं चाहते हो लेकिन उसको एक वर्स फॉर्मेट में ही लिखना चाहते हो, तो आप यूज़ करते हो ब्लैंक वर्स। वो होती पोयम है, उस मीटर में लिखी जाती है, आयम्बिक पेंटामीटर में, लेकिन आपको म्यूजिकल क्वालिटी उसमें नहीं मिलेगी। शेक्सपियर इस काम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ब्लैंक वर्स को यूज़ करने के लिए। इसी के ही जैसा एक आता है फ्री वर्स, उसके अंदर ना आपको राइम मिलता है ना आपको रिदम मिलता है। ब्लैंक वर्स में आपको रेगुलर मीटर मिल जाएगा विच इज आयम्बिक पेंटामीटर, बट आपको राइम या गाना म्यूजिकल क्वालिटी नहीं मिलेगी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। देन हमारे सामने आता है बायरॉनिक हीरो। आपको पता होगा कि लॉर्ड बायरन हमारे रोमांटिक्स टाइम के एक ऐसे बहुत फेमस राइटर हैं जो एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए फेमस हैं कि वो अपने हीरो के अंदर बहुत डिफरेंट क्वालिटीज़ को दिखाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि वो खुद भी एक बायरॉनिक बायपोलर इंसान थे, जो कभी खुश होता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी बहुत गुस्से में आ जाता है। तो उन्होंने ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने कैरेक्टर में भी डाले हैं। अगर आपने एंग्री यंग मैन मूवमेंट का मेरा वीडियो देखा है तो आप और अच्छे से इस वीडियो को समझ पाएंगे कि कौन से वो राइटर्स होते हैं जो किसी वजह से अपने कैरेक्टर्स में अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स डाल देते हैं। तो हम लोग बायरॉनिक हीरो को देखते हैं। ये एक ऐसा हीरो होता है जिसके अंदर बहुत टैलेंट होता है, बहुत पैशन होता है, लेकिन उसको सोसाइटी नहीं अच्छी लगती और सोसाइटी के बनाए गए रूल्स, रेगुलेशंस और इंस्टीट्यूशंस को वो पूरी तरीके से नकारता है। इस इंसान के अंदर लैक ऑफ रिस्पेक्ट होता है फॉर रैंक एंड प्रिविलेज। कोई भी रैंक या प्रिविलेज वाला पर्सन होगा उससे तो बिल्कुल इस इंसान का 36 का आंकड़ा होगा। और भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये रेबिलियस होता है, पैशनेट होता है, एम्बिशियस होता है, प्राउड होता है, सेल्फिश होता है, सेंसिटिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, एरोगेंट होता है, अबव एंड बियॉन्ड सोसाइटल नॉर्म्स। इसको देख के आपको थोड़ी सी कबीर सिंह की याद आ रही होगी, क्योंकि इसको पढ़ते पढ़ते आई जस्ट गॉट रिमाइंडेड ऑफ हिम कि उसके अंदर भी सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे बायरॉनिक हीरो वाले। ओके, एक्सट्रीमली पैशनेट, एक्सट्रीमली गुस्सेबाज इंसान, तो वो एक बाइपोलर बायरॉनिक हीरो कहलाता है। ओके, हमारे लिटरेचर में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। वुदरिंग हाइट्स का हमारा हेथक्लिफ आपको पता होगा। देन हमारा मोबी डिक का कैप्टन अहाब है। आज की डेट की मॉडर्न बैटमैन का जो मेन कैरेक्टर है वो भी एक बायरॉनिक हीरो है। तो आई होप आपको बायरॉनिक हीरो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वी हैव ब्लूम्सबरी ग्रुप। अब इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है। जब भी कोई मूवमेंट होता है या ग्रुप होता है, आपको बस टाइम याद करना होता है, टाइमलाइन पता होनी चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए और नेम ऑफ द मेंबर्स पता होना चाहिए। तो ब्लूम्सबरी ग्रुप जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो आपको वर्जीनिया वुल्फ का नाम याद आ जाता है। ये 20th सेंचुरी के कुछ ग्रुप ऑफ राइटर्स थे जो आपके ब्लूम्सबरी नाम की जगह लंदन के आसपास थी, वहाँ पर रहते थे, इसलिए इनका नाम ब्लूम्सबरी बन गया। ओके, इनके जो वर्क्स थे उन्होंने लिटरेचर के एस्थेटिक्स और इकोनॉमिक्स और मॉडर्न मूवमेंट्स, फेमिनिज्म और सेक्सुअलिटी के मूवमेंट्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। इसके मेन राइटर्स या प्रोपोनेंट्स थे वर्जीनिया वुल्फ, जॉन मेनार्ड केन्स, ई.एम. फॉस्टर एंड लाइटन स्ट्रेची। अब जब हम लोग ग्रुप्स की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट जगह से लोग आते हैं एंड वो एक ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप सिर्फ डिफरेंट पीपल का नहीं, ये फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का ये ग्रुप है। तो अगर कभी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो आपको ब्लूम्सबरी ग्रुप याद आना चाहिए कि ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे सिर्फ डिफरेंट पीपल नहीं हैं जो एक टॉपिक पे या एक ग्रुप बन चुके हैं, वेराज यहाँ पे फ्रेंड्स एंड फैमिली दोनों हैं जो ब्लूम्सबरी नाम की जगह पर रहते थे। ओके, So with that we have come to an end of all the B literary terms. I hope आपको सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे। B से ज़्यादा कोई टर्म्स नहीं थे, यही सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे विच आई ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल होगा। आपको कोई भी टर्म किसी भी अल्फ़ाबेट से जैसे ही याद आ जाए तो आप इस सीरीज़ को ढूंढ लेना और आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई टॉपिक मिस हो गया है, एलिमेंट मिस हो गया है इसमें, तो कमेंट करके बताना, उस पर एक डिफरेंट या सेपरेट वीडियो बन जाएगा।
इफ़ यू लाइक द वाइब ऑफ दिस चैनल, अगर आपको मज़ा आता है हमसे पढ़ाई करके, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू, देन डू लाइक टू दिस चैनल, सपोर्ट करिए इस चैनल को, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं. ओके, सो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड. आई विल अगेन मीट you all in another series, another video. So do stick to this channel and take care of yourself.